सभी को नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2023 के। आज मैं आपको 5 मॉडल आंसर कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये यूपीएससी मेंस 2023 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। तो इसके मैं मॉडल आंसर आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे इसकी मॉडल आंसर को कैसे लिखा गया है। तो पहला है, प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो पहले यहाँ पर उसका इंट्रोडक्शन, यहाँ पर उसका परिचय दिया गया है। 2 लाइन में उसका इंट्रो दिया गया है। ये किसी भी राष्ट्र की उत्पत्ति एवं विकास को निर्धारित विकास के निर्धारण में वहाँ के भौगोलिक में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्राचीन इतिहास के अध्ययन से भारत के विकास में भी स्पष्टता देखा जा सकता है। फिर सिंधु नदी का उपजाऊ मैदान बसावट के आधार के लिए तैयार। सीमांत क्षेत्र, जल व्यापार में आसानी, उदाहरण के लिए बेबीलोनिया के साथ व्यापार। तो भौगोलिक एवं जलवायु कारकों में परिवर्तन, सभ्यता का पतन शुरू। फिर इसमें हम देखेंगे वैदिक काल, भौगोलिक रूप से समृद्ध, आर्यों को आकर्षित, गंगा घाटी का बसावट हेतु आधार। उपजाऊ क्षेत्र, आर्यों को खाना बंदोबस्त समाज से कृषक समाज में परिवर्तित होने हेतु परिवर्तित किया गया। अधिक उत्पादन, समय बचत, मानसिक चिंतन, वैदिक साहित्य का विकास। भौगोलिक आपदा सुरक्षित हेतु दैवीय शक्ति की अवधारणा, धर्म का विकास। महाजनपद काल व मौर्योत्तर काल, भारत के मैदान, प्रचुर संसाधन, हिमालयी प्रभाव, तीव्र जनसंख्या वृद्धि हुई, संघर्ष व युद्धों में वृद्धि, राजनीतिक एकरूपता की जरूरत और जनपद साम्राज्यों का निर्माण। उदाहरण के लिए मगध जनपद। भारत की भौगोलिक संप्रदा और विश्वव्याप्ति, विदेशी आक्रमण को प्रेरित और खैबर दर्रे से प्रवेश। संस्कृति का सम्मेलन, कलाओं का विकास, उदाहरण के लिए गांधार मूर्तिकला। कृषि, और देखेंगे यहाँ दक्षिण भारत के तटीय प्रभाव क्या थे। कृषि समृद्ध क्षेत्र, बेहतर अर्थव्यवस्था, शक्तिशाली साम्राज्य, उदाहरण के लिए चोल, चेर, पांड्य। दक्षिण भारत के ये तीनों साम्राज्य। विदेशी व्यापार, दक्षिण एशिया, रोम और चीन, यानी विदेशी व्यापार कहाँ से होना, दक्षिण एशिया से और रोम से, चीन आदि से होने लगा। और इस प्रकार भारत की भौगोलिक स्थिति ने प्राचीन भारत के विकास की दिशा के साथ मध्यकालीन एवं आधुनिककालीन एवं वर्तमान की दिशा का निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये निष्कर्ष लिख दिया है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर में शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति सोच में क्या अंतर था। तो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय के 2 महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, जिन्होंने अपने दर्शन एवं विचारधारा के आधार पर शिक्षा और राष्ट्रवाद की अपने ढंग से व्याख्या की। और शिक्षा के प्रति महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर का क्या दृष्टिकोण था। तो महात्मा गांधी शिक्षा को क्या मानते थे और रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षा को कैसे मानते थे। तो महात्मा गांधी जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम शिक्षा, जैसे दस्तकारी कौशल, उच्च संचालित शिक्षा जो व्यक्तियों को उसकी जमीन से जोड़े रखे, ये महात्मा गांधी को मानना था। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर वसुधैव कुटुंब सिद्धांत से प्रेरित थी। विश्व कल्याण को बढ़ावा देने वाली शिक्षा हो, जिसे विश्व भारती यूनिवर्सिटी।
उसके बाद कला और साहित्य से युक्त शिक्षा व्यक्ति कला साहित्य से युक्त शिक्षा व्यक्ति का समग्र विकास, शांति निकेतन की स्थापना, व्यवहारिक शिक्षा को महत्व करके सिखाना पर आधारित था। उदाहरण के लिए वर्धा योजना। तो ये ऐसे उन्होंने दोनों का कंपेरिजन किया है, जैसे महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। फिर उसके बाद राष्ट्रवाद के प्रति दोनों का दृष्टिकोण कैसा था, महात्मा गांधी जी का, रविंद्रनाथ टैगोर का। तो दोनों के प्रति राष्ट्र के प्रति क्या दृष्टिकोण था। महात्मा गांधी साधन और साध्य की पवित्रता पर आधारित राष्ट्रवाद थे, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर मानववाद को केंद्र में रखा, राष्ट्रवाद की पाश्चात्य अवधारणा को खारिज किया। महात्मा गांधी जैसे बिस्मार्क का राष्ट्रवाद, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने अंतर्राष्ट्रवाद को राष्ट्रवाद के ऊपर रखा। क्षेत्रीय भाषाओं को ज़्यादा महत्व दिया। उदाहरण के लिए बंगाली में आमर सोनार बंगला का लेखन। उदार राष्ट्रवाद का समर्थन किया गांधी जी ने। राष्ट्र विकास में हर वर्ग व हर व्यक्ति की भागीदारी, एक संपर्क भाषा पर जोर दिया। फिर इसके बाद एक निष्कर्ष लिखा है, शिक्षा व राष्ट्रवाद को लेकर महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर को एक प्रयुक्त सूक्ष्म भिन्नताओं के बावजूद उनकी विचारधारा, दार्शनिक आधार एवं उद्देश्यों आदि में मानव कल्याण की केंद्रीयता के साथ व्यापक समानताएं देखी जा सकती हैं। ये निष्कर्ष लिखा दिया है छोटा सा। उसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है। आज हम 5 क्वेश्चन लेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कैसे लिखा है। विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे के आगमन से होने वाले सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को उजागर कीजिए। तो इसका इंट्रो पार्ट है, फिर उसका बॉडी पार्ट होता है, फिर उसके बाद निष्कर्ष। किसी भी आंसर में 3 स्टेप होते हैं, पहले इसका इंट्रो, फिर इसका बॉडी पार्ट, फिर उसके बाद निष्कर्ष। तो इसका देखते हैं इंट्रो कैसे दिया है। विश्व इतिहास में औद्योगिक क्रांति को तकनीकी प्रगति का चरम बिंदु कहा जाता है। परिवहन के क्षेत्र में रेलवे की शुरुआत एवं उसका वैश्विक प्रसार औद्योगिक क्रांति का एक मुख्य परिणाम रहा, जिसे वैश्विक समाजों एवं अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डालते हैं। तो सामाजिक प्रभाव, सकारात्मक, नकारात्मक। सामाजिक प्रभाव देख सकते हैं, संस्कृतियों का सम्मेलन, कंपोजिशन कल्चर से प्रेरित था, पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित भारतीय स्वदेशी को उत्पादन के प्रति हीन, ये नकारात्मक प्रभाव हो जाएगा। राष्ट्र की अवधारणा प्रबल हुई, व्यक्तिगत संपर्क बढ़ने लगे, देश का विस्तार, रेलवे की असमान किराया, जिसका नकारात्मक प्रभाव हो जाएगा। फिर उसके बाद आर्थिक प्रभाव के क्या सकारात्मक नकारात्मक 2 प्रभाव रहे। आर्थिक के ग्रामीण अर्थव्यवस्था का राष्ट्र विकास, विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ाव, वैश्वीकरण हेतु आधार। नकारात्मक क्या रहे, उपनिवेश में रेलवे का शोषण का उपकरण बन गया, एक तरफा व्यापार प्रतिस्पर्धा होने लगी। फिर उसके बाद सकारात्मक में देखेंगे, उद्योग क्षेत्रों के मध्य तीव्र संपर्क। उसके बाद कच्चा माल, जिसका नकारात्मक प्रभाव हो जाएगा। राष्ट्र शासित राष्ट्र तैयार उत्पाद माल। फिर इसके बाद छोटा सा निष्कर्ष लिख दिया है। रेलवे के प्रसार साम्राज्यवादी शक्तियों की शोषणकारी नीतियों का एक ही भाग था, जिसने उनको पहले से ज़्यादा समृद्ध बनाया तथा उसके सामाजिक प्रभाव का अप्रत्यक्ष प्रमाण कहे जा सकते हैं। इसके बाद देखेंगे चौथा क्वेश्चन। हम आ गए हैं चौथे क्वेश्चन पर। तो चलिए
उष्णकटिबंधीय देशों में खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के परिणामों को विवेचना कीजिए। खाद्य एवं कृषि की रिपोर्ट के अनुसार 1991 से 2021 के मध्य जलवायु परिवर्तन एवं आपदाओं के वैश्विक कृषि GDP को हुए कुल नुकसान में लगभग 60% की भागीदारी एशिया और अफ्रीका की है। फिर उसके बाद देखेंगे उष्णकटिबंधीय देशों में खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के परिणाम। क्या क्या परिणाम रहे? फसलों के उत्पादन में कमी, तापमान में वृद्धि, फसलों की विविधता में वृद्धि, फसलों में रोगों में वृद्धि। उदाहरण के लिए चावल में सीड ब्लाइट रोग, कीट अम्लों में वृद्धि हुई। ये फसलों के उत्पादन में कमी हुई। इसके बाद फसलों को पोषण स्थिति प्रभावित, तो ये देख सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट लिया स्वच्छ जल और मृदा का अभाव था, तो रासायनिक उर्वरकों का उपयोग में वृद्धि, जल और मृदा प्रदूषण में वृद्धि, तापमान के वाष्पीकरण में वृद्धि। फिर इसके बाद लागत वृद्धि हुई। मुंबई के संदर्भ देख सकते हैं विगत 5 वर्षों में भोजन की लागत 68% वृद्धि हुई। प्रवासन एवं शरणार्थियों में वृद्धि, खाद्य संसाधनों के लिए संघर्ष को बढ़ाएगी। समाधान, छोटा सा समाधान दे दिया। जैविक कृषि होनी चाहिए, परंपरागत कृषि होनी चाहिए। जलवायु की शहद फसल का उदाहरण दिया बाजरा। सरकारी नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन, वैश्विक साझेदारी। फिर उसके बाद निष्कर्ष, लाइव जीवन शैली को अपनाकर SDG 2 लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य उद्देश्य में तीव्र प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन, आज विश्व के ताजे जल के संसाधन को उपलब्धता पहुँच के निकट से क्यों जूझ रहा है। तो उसके बाद एक इंट्रो दे दिया यूनिसेफ के अनुसार। फिर इसके बाद भौगोलिक कारण ताजे जल की सीमा आपूर्ति, कुल जल का 3% असमान वितरण का सहारा, मानवीय कारक, मानव प्रेरित जलवायु, शहरी जनसंख्या वृद्धि, मांग में वृद्धि, जल प्रबंधन का अभाव, कृषि अवैज्ञानिक पद्धतियाँ। उसके बाद प्रदूषण, नदियों में सीवेज प्रभाव। फिर उसके बाद इस रिपोर्ट का चर्चा भी की गई है। यहाँ 2023 में UNO ने 26% वैश्विक आबादी को स्वच्छ जल से वंचित किया। फिर उसके बाद समाधान दे दिया। फिर उसके बाद एक छोटा सा निष्कर्ष दिया, भारत मिशन अमृत सरोवर एक इस दिशा में बेहतर प्रयास कर रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। कल हम 6 से लेकर 10 तक देखेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।